से अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो वीडियो को, ताकि वो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर पाए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडोग्रोन क्लास 10th को ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारा इस पे कंटेंट मैंने अपलोड किया है पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे चैप्टर का थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जरा समझते हैं। बहुत देर से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर रहे हैं, तो जरा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जैसे आप देखो, मान लो ये एक ग्लास है, ये एक ग्लास का स्लैब है, ये हमारा एयर हो गया और ये ग्लास हो गया। अब एक लाइट है जो यहां एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट हो, एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगा, ठीक है। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगा। मान लेते हैं एयर में स्पीड ऑफ लाइट को बोल देते हैं VA और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट को बोल देते हैं VG। तो रेशियो ऑफ VA अपॉन VG, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो किसी दो मीडियम, पेयर ऑफ टू मीडियम है ना, सॉरी, पेयर ऑफ वन मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इन पेयर ऑफ वन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिएगा, ठीक है। अब इससे होता क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज क्या होता है? जैसे आप देखो ना, ये एक डायग्राम यहां पे मैं आपके लिए रखा हूं, थोड़ा सा इसको जूम किया जाए, अच्छे से देखेंगे इसको। इस डायग्राम को देखो, अटक गया लगता है, जूम करने से अटक गया ये, बिल्कुल। यहां पे हो क्या रहा है जरा आप देखो, ये मैंने क्या किया, एक लिक्विड लिया, उसमें ग्लास, अब उस ठीक है, हुआ क्या देखो, अच्छे से समझो। मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब डाल दिया, ठीक है। अब जब बीकर में एक लिक्विड भर दिया, वेजिटेबल ऑयल भर, रिफाइंड ऑयल भर दिया, बीकर डाला, तो बीकर हमें दिख रहा था, ठीक है, बीकर। लेकिन जैसे बीकर में जब हम ऑयल डालने लगे ना, तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर बाहर जो ऑयल है और ग्लास के अंदर का जो ऑयल है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें जो टेस्ट ट्यूब है वो दिखना ही बंद हो गया। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूजेस होता है। अगर किसी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो गया तो वो मीडियम दिखना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखो, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक नॉर्मल फॉर्मूला है किसी भी दो मीडियम का, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। यही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n से डिनोट किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब n2 कई बुक में आप देखे होंगे n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2। इसका मतलब सर क्या होता है, अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन आंसर आएगा तो फिर परेशान मत करना मेरे को, ठीक है बेटा। 2 1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जो पहले लिखता है ना उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं किसी के कंपेयर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी दूसरे के कंपेयर में निकाला जाता है, याद रखिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होता है दोनों मीडियम का, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम 2। और वही अगर ऐसे लिखूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन V2 अपॉन V1। उल्टा चलेगा, ये 2 1 है तो 1 2 लिखना, 1 2 है तो 2 1 लिखना, ठीक है। इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है, तब इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है एयर के कंपैरिजन में, इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर हो, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को NM से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट C, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम C से डिनोट किया जाता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम दैट इज V, ठीक है। और आपको पता है एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बहुत जल्दी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इसका रीजन यही है भाई, हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं मैं आपको, जितने हो सके उतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं, ना कि थ्योरेटिकल। थ्योरी वीडियो बहुत सारे मेरे पड़े हुए हैं चैनल पे, अब जाके कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट ये जो वीडियो की सीरीज हमारी चल रही है ना, इस पर हमारा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं। तो जो नए बच्चे हैं, हो सकता है कहीं दिक्कत हो, बट ठीक है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ओके। तो सक्षम का आंसर आ गया, 1 का 1 कह रहा है। आइए सक्षम देखते हैं,
स्नेल्स लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ इंसिडेंस रे? स्नेल्स लॉ किसकी वजह, कौन से इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग डिराइव किया जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। स्नेल्स लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट रे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑब्लिक इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? जल्दी बताइए। इंसिडेंस रे तो दिया, तो एंगल आई तो पता ही है, एंगल आई ये तो ना साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर ऑलवेज कांस्टेंट होगा, यही तो है हमारा स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस मतलब जब लाइट एक मीडियम से ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है, जब लाइट ऑब्लिकली वन मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, देन एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर इज नोन एज स्नेल्स लॉ और द वैल्यू विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ए नहीं होगा, ऑब्लिक इंसिडेंस होगा, ठीक है। दोनों एंगल पे डिपेंड करेगा ना भाई, एंगल आई साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। ओके चलिए ये बताइए, वही उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टली स्नेल्स लॉ? इनमें से कौन जो है स्नेल्स लॉ का सही फॉर्मूला है? जल्दी बताइए, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला कौन सा सही है? जल्दी बता दो भाई। चलो भाई सक्षम जल्दी से आंसर बताओ, रितिका आंसर बताओ, इसका क्या होगा? कौन सा इसमें से स्नेल्स लॉ का सही फॉर्मूला है? अब जरा दिमाग लगाओ। अभी मैंने बताया स्नेल्स लॉ होता क्या है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, यही तो है कांस्टेंट, और इसी को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। अब आपको हिंट दे दिया, अब आप बताओ कौन सा आंसर सही है। 2 का सक्षम कह रहा है सर 2 का बी होगा, बिल्कुल सही सक्षम, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, बिल्कुल सही कह रहा है। 2 का भी बिल्कुल सही है, 100% सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या होता है भाई? क्वेश्चन 3 कह रहा है कि व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर अ मीडियम फ्रॉम एयर, ध्यान रखिएगा इंसिडेंट रे जो है ना वो कहां से आ रहा है? एयर से एक मीडियम में जा रहा है। तो यहां लिख देता हूं साइड में, एयर से एक पर्टिकुलर मीडियम में लाइट जा रही है, ठीक है। अब कह रहा है इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो दूसरी चीज है बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बैंड हो जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर क्या चीज सही है? देखो अब एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा Na, और मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज Nm। अब अगर लाइट जो है एयर से मीडियम में जा रही है, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है, इसका मतलब सेकंड मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है और एयर हमारा रेयर मीडियम है, तभी तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। ओके तो भाई बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर क्या कहना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होगा, दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिर दिखेगा ही नहीं ना, ऐसा तो हो ही नहीं, फिर तो बैंडिंग वैंडिंग कुछ दिखेगी ही नहीं, ऑब्जेक्ट ही दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज लेस देन, अगर ऐसा होता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता, ठीक है। और Nm इज मोर देन, ये ऑप्शन सी इसका आंसर, 3 का बी नहीं 3 का सी हो जाएगा भाई, 3 का सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जिसका क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे लाइट एंटर अ मीडियम फ्रॉम एयर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी उल्टा लिख दिया, बिल्कुल आप लोग का आंसर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। लाइट एंटर्स अ मीडियम कह रहा है, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एंटर्स अ मीडियम फ्रॉम एयर, सही तो लिखा था मैं खुद कंफ्यूज हो गया, एयर से मीडियम की तरफ जा रहा है भैया, ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, दिमाग की दही बहुत करेगा, दिमाग की दही बहुत करेगा, ठीक है। तो जब लाइट एयर से मीडियम में जा रही है तो स्पीड कम हो रहा है, तभी तो बेंडिंग देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना वो ज्यादा होगा कंपेयर टू एयर के, इसीलिए हमको वहां पे लाइट की स्पीड कम हुई और बेंडिंग देखने को मिला। जितना ज्यादा बेंडिंग होगा उस ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा वो ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा डेंसर होगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा।
अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज सोन, ये भाई है भाई नंबर 1, ठीक है। इफ ए बी सी आर 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ए बी सी है ना, ए बी और सी अलग अलग मीडियम है, देन विच एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए, ठीक है, बताइए भाई क्या होगा। एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 4, क्योंकि अगर देखो यहां पे हो क्या रहा है ना, लाइट यहां पे क्या हो रही है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। कैसे कैसे पता चला सर आपको, बीम को देखो ना, ये बीम को जाना चाहिए था इधर, बट ये चला गया किधर, ये बीम चला गया इस तरफ, यानी नॉर्मल की तरफ बैंड हुआ है। नॉर्मल की तरफ बैंड कब होता है, जब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो बैंड हो जाती है किस तरफ, नॉर्मल की तरफ, है ना। और यहां पे क्या हो रहा है, लाइट को जाना चाहिए था इस तरफ, बट है ना चली गई इस तरफ, तो यहाँ ये डेंसर है, तो ये अगेन ये रेयर मीडियम है ना। तो जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो बैंड्स है ना अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब यहां पे देखो भाई क्या चीज इक्वल होगा, तो देखो एंगल, अब यहां पे इतना ज्यादा देखो, अब यहां पे एंगल आई है ना, एंगल आप कह सकते हो, यहां पे बहुत लोग का आंसर आएगा 4 का डी, एंगल 3 सक्षम कह रहा है 4 का डी सर, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, एंगल 3 कैसे, यहां पे देखो ना एंगल 3 ये है, अब मैं मिटा दे रहा हूं इसको, जरा अच्छे से देखो डायग्राम में देखो, एंगल 3 बेटा ये है, एंगल 4 ये है, अब एंगल 3 ग्रेटर देन हो गया एंगल 4, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे, देखने से ही समझ में आ रहा है कि एंगल 4 की वैल्यू क्या है हमारी, ज्यादा है, ठीक है, एंगल 4 की वैल्यू ज्यादा है हमारा। अब यहां पे क्या होगा बेटा, देखो जिस ये देखो ना करस्पॉन्डिंग एंगल, अब हमको पता नहीं है क्या कितना एंगल क्या है, कुछ पता नहीं है, तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो अब ये बताओ, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल आर होगा और ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कह सकता हूं कि एंगल 3 और 2 जो है वो दोनों आपस में इक्वल होगा, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 2 लाइन, 2 नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल क्या है, दोनों पैरेलल हैं, और बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन जा रहा है, मैथ्स वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, तो एंगल 2 एंगल 3 क्या होंगे, बराबर होंगे। यही आप चीजें लगा सकते हो, क्योंकि यहां पे मीडियम चेंज हो रहा है ना, ए कुछ मान लो, ए क्या है, ए को एयर मान लेते हैं, अब ये मान लेते हैं ग्लास हो गया, और ये मान लेते हैं ऑयल हो गया, ये भी हो सकता है। अब इसमें तुम कुछ लोग कहेंगे बच्चे सर आपने बोला था कि इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट इक्वल होता है, बेटा ये 2 मीडियम के केस में होता है, 2 मीडियम के केस में होता है, जब लाइट एक एयर से ग्लास में जाए एंड देन अगेन एयर में आए, तो एक एयर है और दूसरा ग्लास है, यहां पे तो 3 मीडियम हो रहा है ना, एक एयर है, एक ग्लास है, तीसरा कुछ और है, 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसमें एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं होगा, यही एक जो है ना एंगल 2 और एंगल 3 मैथ्स के कॉन्सेप्ट से यही दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया 4th वाले का आंसर। चलिए आगे चलते हैं, लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन 5 का लीजिए। क्वेश्चन 5 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज 1.5, मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 एंड दैट ऑफ मीडियम बी का दिया है 1.33। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब भाई बताना है ना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड मीडियम बी, तो आपको मीडियम ए की स्पीड है ना और मीडियम बी की स्पीड क्या होगी ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए का दिया है लाइट के कंपेयर में, तो C/VA निकाल लें, ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, क्योंकि एयर का दिया है ना और दूसरा मीडियम है, एयर है और दूसरा मीडियम है, तो एयर ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, एयर में स्पीड एंड मीडियम में स्पीड। तो यहां से यहां से VA की वैल्यू आ जाएगी बेटा, C की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ और NA की वैल्यू कितनी है 1.5, ठीक, यहां से आपको कुछ VA की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही NB इज इक्वल टू C/VB हो जाएगा, ठीक है। यहां से VB की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸ अपॉन NB की वैल्यू कितनी दिया 1.33, तो यहां से आपको VB की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर है कितना, तो आंसर आपका ये आएगा, है ना 2 × 10⁸, ये VA की स्पीड आएगी और ये VB की स्पीड आएगी। क्लियर है,
चलो बिल्कुल सही, क्वेश्चन 5 का रितिका सही आंसर दे रही है, क्वेश्चन 5 का डी वाला बिल्कुल सही है। लो क्वेश्चन नंबर 6 ले लो, जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यू आर गिवन 3 मीडिया ए बी सी, 3 मीडिया दिया है, तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो अपन ऐसा मत कहना एयर है, ग्लास है, एयर है, तीनों अलग हो सकता है, वाटर, एयर, ऑयल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। द मीडियम इन विच लाइट विल ट्रेवल फास्टर, किस मीडियम में लाइट जो है सबसे फास्ट चलेगी। अभी ये क्वेश्चन एक आया था एमसीक्यू में, अभी अपन ने 2-3 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया था ये वाला कॉन्सेप्ट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो मटेरियल उतना ज्यादा डेंस होगा, बताया था ना ये चीज। चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, ठीक है। तो यहां पे देखो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ए, फर्स्ट मीडियम का ए, तो यहीं पे लाइट सबसे तेज चलेगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या बताया हूं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो मटेरियल उतना हार्ड होगा, यानी लाइट की स्पीड उतनी स्लो होगी। ओके चलिए बिल्कुल 6 का ए होगा, सक्षम 6 का ए होगा, रितिका 6 का बी नहीं होगा, ए होगा 6 का, आप लोग गलत जा रहे हो। कृपांशी यादव 6 का ए, बिल्कुल सही, सबसे कम पॉइंट यही है ना 1.33, यही तो है रिफ्रैक्टिव ए। ओके चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए। कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, पता नहीं क्या लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है, इज 1.31 दिया है, एंड द रॉक सॉल्ट इज इतना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस दिया है 1.31, किसे कंपेयर में, एयर के कंपेयर में, ठीक है। और रॉक सॉल्ट का दिया है इतना। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट और विथ रिस्पेक्ट टू आइस, है ना, रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू आइस, ये हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना है। तो क्या वेलोसिटी ऑफ आई अपॉन वेलोसिटी ऑफ एस, ये हो जाएगा फॉर्मूला। क्योंकि क्या करते देखो n12 जब लिखते थे क्या लिखते थे, v2 अपॉन v1, ऐसे ही n21 लिखते थे तो क्या लिखते थे, v1 अपॉन v2। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्ट पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू आइस, क्या हो जाएगा, पीछे से चल देंगे vi अपॉन vs, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब vi और vs की वैल्यू हमको चाहिए, इसके लिए vi और vs की वैल्यू मिल गई, हम यहाँ पे रख देंगे तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू आइस, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो कैसे निकाला जाए भाई, चलिए आइए पहले इसको निकालते हैं। तो एयर से आइस का पहले एक रिलेशन बनाते हैं, तो इस एयर से आइस वाला, तो एयर से आइस वाला तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन, है ना, आइस का, एन आइस अपॉन एस, एयर का, सी अपॉन आइस। तो यहां से हमको vi मिल जाएगा, कितना c है 3 × 10⁸, और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.31, तो यहां से vi मिल जाएगा। और फिर एयर से रॉक सॉल्ट का निकाल लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रॉक सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहां पे भी c अपॉन रॉक सॉल्ट, तो vs की वैल्यू यहां से आ जाएगी c अपॉन n, ऐसे c की वैल्यू पता ही है 3 × 10⁸, और हमारा NSA कितना है 1.54, तो यहां से हमको vs मिल जाएगा, vi मिल गया, vs मिल गया, यहां पे रख दो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1.18 के आसपास आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका मैं इरेज कर देता हूं, अब वीडियो पॉज करके इसका आंसर देख सकते हो किस तरीके से इस चीज को कैलकुलेट किया गया। तो एक ट्रिक भी है ना इस तरीके से निकालने का, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो, या जो मैंने मेथड बताया उसको भी यूज करके आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8 क्वेश्चन कह रहा है लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर, लाइट जो है एयर से वाटर की तरफ जा रही है, ठीक है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कितना 4/3, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट यानी VW की वैल्यू बताना है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो देखो तो क्या फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, ओके। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतना है, तो C अपॉन V इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो जाएगा, मीडियम, दैट इज क्या है, मीडियम क्या है, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यही लगेगा ना फॉर्मूला। बस आपको ये फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यही फॉर्मूला लग रहा है। ये कितना है 4/3 है, C 3 × 10⁸ हो गया, है ना, और V आपको निकालना है VW, बस आप यहां से VW निकाल लो इजिली, कुछ आंसर आ जाएगा आपका 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड के आसपास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है,
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द इमेज बिलो शो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट 3 ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक। तो एक्स वाई जेड 3 ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैं एक्स वाई जेड, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट इन ईच केस, है ना, तीनों में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो अलग अलग है, और सबसे ज्यादा एंगल I3 का है ना, I3 का जो एंगल है वो सबसे ज्यादा है, फिर I2 का है, और फिर सबसे कम है I1 का। बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द सेम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तीनों में सेम है, यानी R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, मतलब एंगल R, ये एंगल की बात कर रहे हैं, ये तीनों का सेम है। बट ठीक है, तो कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन द 3 ब्लॉक जस्टिफाई योर, लाइट की स्पीड कैसे होगी। अब देखो बैंडिंग तो पता नहीं चल रहा है, तीनों में बैंडिंग तो इक्वल हो रहा है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि भाई किसमें लाइट की स्पीड ज्यादा है कम है, कैसे पता चलेगा कि आर की वैल्यू तो सेम चला गया, जो जितना ज्यादा बैंड होता अपन उसके हिसाब से निकाल पाते। अब कैसे निकाला जाए, तो यहां पे हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं पे तो स्नेल्स लॉ का काम आता है भाई। स्नेल्स लॉ होता क्या है बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्ट एन की वैल्यू। यहां पे क्या है, साइन आई जो होगी की वैल्यू जो होगी ना हमेशा क्या होगी, एन से बड़ा ही आएगा। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। और वहीं पे n की वैल्यू एक और पता है, एयर क्योंकि एयर से ग्लास में लाइट जा रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों का रिलेशन बनाइए, क्या रिलेशन बना, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना उज ऑलवेज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर v की वैल्यू बढ़ी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, कम हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी तो साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहां से हमारा रिलेशन मिल जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स में सबसे ज्यादा होगी, फिर y में, एंड देन z में। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में सीबीएसई में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज फंस जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सीबीएसई में पूछा गया था ये क्वेश्चन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो 2 लॉज हैं उसको लिख दीजिए। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझाइए। राइट द एक्सप्रेशन रिलेटेड टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये पूरी महाभारत लिखनी है। लॉज, दोनों लॉज लिख दीजिए, है ना, मैथमेटिकली साइन ये स्नेल्स लॉ को समझा दीजिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन लिख दीजिए, और n इज इक्वल टू सी अपॉन वी को फॉर्मूला लिख दीजिए। इतना काम करेंगे तब जाकर ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, तब जाकर फुल नंबर कहीं मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ही है। कह रहा है ऑन एंटरिंग इन अ मीडियम फ्रॉम एयर, है ना, मीडियम से एयर में जा रहे हो, द स्पीड ऑफ लाइट बिकम हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इन एयर। स्पीड ऑफ जो लाइट है वो आधी हो जा रही है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो भाई कैसे किया जाए, तो लाइट जा कहां से रही, लाइट मीडियम से एयर में जा रही है लाइट। ठीक है, और ऑन एंटरिंग इन अ मीडियम फ्रॉम एयर। ठीक है, अच्छा सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, बड़ा खतरनाक अंग्रेजी है भाई। एयर से लाइट मीडियम में जा रही है, और जब ऐसा हो रहा है तो यहां पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट बिकम हाफ। ठीक है, मान लेते हैं इस एयर की स्पीड c है, तो ये हो जाएगी c/2 हो जाएगा, यहाँ पे जो स्पीड है वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसने मान लिया है एयर को मीडियम 1 मान लिया है ना, एयर को मीडियम 1 मान लिया है, और जो मीडियम है, जो भी मीडियम है ना, उसको मान लिया है 2 मीडियम। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी अगर 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी, v1/2, दैट इज v2 की वैल्यू। तो ये रिलेशन है। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन सेकंड मीडियम। ठीक है, तो अब यहां पे आपको v1 v2 की, v1 की वैल्यू वही हो गया, v1 रख दो, v2 की वैल्यू कितनी है, v1/2, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, v1 से v1 कट जाएगा, n आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगी, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कितनी आएगी, वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अ ग्लास स्लैब मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 से बना हुआ है, इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 में रखा है। एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, उसको एक ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, मतलब ऑयल या वाटर कहीं रख दिया गया है। अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द स्लैब, एक लाइट रे है जो उस स्लैब पे इंसिडेंट हो रहा है। ड्रॉ द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब, से इमर्जेंट वाले पाथ बनाना है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज ग्रेटर देन 1, अगर फर्स्ट मीडियम का
फर्स्ट मीडियम यानी जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा 2 के रिस्पेक्ट में, तब इमर्जेंट रे कैसा बनेगा, तो ये कुछ ऐसा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है इसका मतलब लाइट की स्पीड बहुत कम होगी, लाइट की स्पीड कम होगी तो बेंडिंग ज्यादा होगा। ओके तो इस तरीके से हमारा इसका फर्स्ट डायग्राम बन जाएगा। द रे मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो रे है वो किस तरफ मूव करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ, जब लाइट हमारा तो सेकेंड मीडियम से इसमें जाएगी। क्योंकि देखो ना क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ लो, ये ग्लास, ये हमारा क्या हो, एक बीकर हो गया, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 है। ओके इसके अंदर रख दिया गया है एक ग्लास स्लैब, इसके अंदर एक रख दिया गया है ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। अब लाइट, अब कह रहा है, अब पहला कैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 जो है ना वो ज्यादा है 2 से, यानी यहाँ पे ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा, ये डेंसर मीडियम बन गया और ये जो है वो रेयर मीडियम मिल गया। और आपको पता है रेयर से लाइट जब डेंसर में जाती है तो मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये डायग्राम इसका बना लेना। फिर है N1 N2 दोनों बराबर हो गया, तो अगर दोनों बराबर हो गया तो इंसिडेंट रे की बेंडिंग दिखेगी ही नहीं, लाइट सीधे सीधे पार हो जाएगी, तो ये इसका डायग्राम बना देना। ठीक है, और कह रहा है कि अगर N1 ज्यादा हो जाएगा तो यानी लाइट फिर क्या हो रही है, यहाँ डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये देखो लाइट को जाना चाहिए था इधर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसके 3 डायग्राम बनाने रहेंगे। ये सब सीबीएसई में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं भाई, इसको समझ लो अच्छे से, है ना, आराम से इसको देख लेना, वीडियो बैक करके मेरे एक्सप्लेनेशन को समझ लेना। मान रहा हूं थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं वीडियो।